चलिए आपको एक बार फिर डायरेक्ट वॉर जोन में लिए चलते हैं। डोनबास रीजन से मनीष झा लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनीष, ये बताइए, आप इतने दिनों से इस रीजन में जगह जगह पर डोनेस्क, लुहांस्क, हर जगह घूम रहे हैं। इस वक्त यहां पर एक तरह की वॉर चल रही है, क्योंकि जनमत संग्रह के बाद इस इलाके को रूस ने अपने आप में विलय कर लिया है। यूक्रेन यहां पर हमला कर रहा है। आपको इतने दिनों में किसका प्रभुत्व ज्यादा नजर आया इस पूरे इलाके में, यूक्रेन का या रशिया का? देखिए, ये बात तो सच है कि यूक्रेन के 4 राज्य अब रूस का हिस्सा बन गए हैं और उसके लगभग 80% या 70% इलाके पर रूस का पूरी तरह से वर्चस्व है। मैं यहाँ पर घूम पा रहा हूँ तो बस इसलिए क्योंकि यहाँ पर रूस का वर्चस्व है। अगर यूक्रेन का वर्चस्व होता तो मैं यहाँ नहीं घूम पाता। और यही यहाँ से आगे बढ़ने पर मरियोपोल में, यही आगे से बढ़ने पर ज़पोरिज्जिया के बहुत सारे इलाके में आपको दिखता है। तो वर्चस्व तो यही है। हाँ, ये बात जरूर है, यूक्रेन अब ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरी ताकत के साथ उनमें से बहुत सारे इलाके को वापस लेने की जद्दोजहद कर रहा है। और समीर, जब आपका सवाल हो रहा था ठीक उसी समय एक और जोरदार धमाके मुझे सुनाई दिए। तो देखिए, इन धमाकों के बीच में जो बात आप लोग कर रहे हैं ना कि युद्ध कब तक चलेगा, युद्ध तब तक चलेगा जब तक इन दोनों में से किसी एक देश का राष्ट्रपति नहीं बदल जाता, सरकार नहीं बदल जाती, तब तक ये युद्ध चलेगा। बड़ी बात आपने कही है, ये दिलचस्प एक एंगल आपने दिया है मनीष इस पूरे मामले को लेकर के। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिएगा। ग्राउंड जीरो से पूरी सिचुएशन हमारे सहयोगी मनीष झा हमें बता रहे। लेकिन सिंह साहब, ये जो मनीष ने कहा है कि युद्ध तब तक चलता रहेगा जब यूक्रेन या राष्ट्रपति, इन दोनों मुल्कों का राष्ट्रपति न बदल जाए, सरकार न बदल जाए, क्या आपको यही संभावना इस वक्त दिखती है? क्योंकि जिन इलाकों से मनीष रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर यूक्रेन के हमले लगातार जारी, यानी यूक्रेन उन इलाकों को फिर से अपने में लेने की कोशिश में लगा हुआ है। हार नहीं मान रहा है वो पुतिन के सामने। ये तो सही है कि यूक्रेन इस समय हार नहीं मान रहा, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा मदद और सपोर्ट मिल रही है नाटो देशों से कि वो लड़ाई के मैदान में आगे कदम बढ़ा रहा है और उसका काउंटर ऑफेंसिव में उसको काफ़ी सक्सेस मिला है। इसमें क्या हुआ है कि जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाई थी पुतिन ने शुरुआत में, वो था डीनाजिफिकेशन, उसकी मिलिट्री को डिस्ट्रॉय करना, और तीसरा था उसका कि क्राइमिया के साथ लैंड कॉरिडोर एस्टैब्लिश करना है, जिसके लिए उसके लिए मैरिपोल और खेरसन बहुत ही आवश्यक थे। पर अभी क्या हो रहा है कि जब इन्होंने रेफरेंडम कर लिया और रूस ने 4 प्रोविंस ओब्लास्ट अपने देश में शामिल कर लिए हैं, इसमें इसका एक न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में भी बदलाव आया है रूस का। वो कैसे कि जब उनकी डॉक्ट्रिन थी वो थी कि जब उसका एग्जिस्टेंस डेंजर में है, खतरे में है, तब न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा। जब उसने रेफरेंडम किया तो उसने ये बताया है कि मेरी ये टेरिटोरियल एरिया में कोई आएगा तो वो भी मेरा न्यूक्लियर हथियार दंड झेलना पड़ेगा। कुल मिलाकर मैसेज सीधा और स्ट्रांग देने की कोशिश है। जी जी, माइकोलेव में और इधर कुपियांस्क और लाइनम में जो यूक्रेन की फोर्सेस आई हैं, उसमें उस एरिया में आई हैं जो ये 4 ओब्लास्ट हैं, पर रूस ने न्यूक्लियर ताकत नहीं इस्तेमाल की। और इसलिए जनरल सुरोविन का जो स्टेटमेंट आया है एक डिफेंसिव स्टेटमेंट है। और मैं समझता हूं आने वाले समय में पुतिन का बदलाव होना तो नहीं है, पर गिव एंड टेक हो सकता है। सर, इस बीच एक और गैस सप्लाई फॉर ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।